Hello guys, good morning. This is Garima Singh. Today we are going to learn some important literary terms and moments. This is very important as the examination point of view. So the first moment is the Harlem Renaissance. Harlem Renaissance was a literary movement. This was the rebirth of African American literature, art and music ड्यूरिंग द 1920। ये जो हार्लेम रेनेसां था, ये जो है अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेचर, कला, साहित्य, म्यूज़िक का जो रिवाइवल था, यानी कि रीबर्थ था। कब? इसके ये 1920 के पीरियड के दौरान इनका जो अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेचर था, इसका रिवाइवल हुआ, रीबर्थ हुआ, यानी कि फ्लोरिश हुआ इस पीरियड के दौरान। एंड बिगिनिंग इन द हार्लेम, न्यूयॉर्क सिटी। इसे हार्लेम इसलिए कहा गया, अफ्रीकन अमेरिकन जो रिवाइवल हुआ, लिटरेचर का रिवाइवल हुआ, क्योंकि ये जो न्यूयॉर्क सिटी है अमेरिका की, वहाँ हार्लेम सिटी में ये जो है इसकी वहाँ से इस मूवमेंट की शुरुआत हुई। The popular writer of this movement include W.E.B. Du Bois, जोरा नील्स, लैंगस्टन ह्यूज एंड काउंटी कॉलिन। मतलब इस हार्लेम रेनेसां मूवमेंट के जो इम्पोर्टेंट राइटर हैं वो हैं W.E.B. ड्यू बॉयस, जोरा नील्स, लैंगस्टन ह्यूज एंड काउंटी कॉलिन। तो ये आपको ये पॉपुलर राइटर जो आप देख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम है एज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो इसको आप इसको रिमेंबर रखिएगा, W.E.B. ड्यू बॉयस, जोरा नीले, लैंगस्टन ह्यूज एंड काउंटी कॉलिन। तो नेक्स्ट move to the next word, the hubris, overweening pride or insolence that resulted in the misfortunes of the protagonist of a tragedy. overweening pride मतलब घमंड, और इंसोलेंस धृष्टता, एक ऐसा घमंड, ऐसी धृष्टता, दैट रिजल्टेड इन द मिसफॉर्चून्स ऑफ द प्रोटागोनिस्ट ऑफ ए ट्रेजेडी, जो कि उस जो ट्रेजेडी का जो मेन चीफ कैरेक्टर होता है, प्रोटागोनिस्ट होता है, उसके दुर्भाग्य का कारण बन जाती है, परिणाम बन जाती है, उसके दुर्भाग्य को लेकर आती है। बिकॉज ऑफ हिज प्राइडनेस, एरोगेंटनेस, हिज इंसोलेंस, द हुब्रिस लीड्स द प्रोटागोनिस्ट टू ब्रेक ए मॉरल लॉ। और ये जो हुब्रिस होता है, हुब्रिस मीन्स होता है एरोगेंटनेस, हॉटीनेस, इंसोलेंस में भी होता है धृष्टता, ओवर मीनिंग में भी होता है धृष्टता करना, मतलब ढिठाई करना। तो ये जो है, ये जो उसकी हॉटीनेस, जो एरोगेंटनेस होती है, ये उसकी जो है उसे लीड करती है किस चीज़ के लिए? उसे मॉरल लॉ को तोड़ने के लिए। एंड अटेम्प्ट वेनली टू ट्रांसेंड द नॉर्मल लिमिटेशन, और ट्रांसेंड में तो बियॉन्ड ऑफ मतलब परे जाना, और जो उसे नॉर्मल लिमिटेशन जो होती है उसके परे जाने के लिए बाध्य मतलब वो प्रयास करता है, वेनली निरर्थक प्रयास करता है। और इग्नोर ए डिवाइन वार्निंग विथ ए कैलेमिटियस रिजल्ट, और जो डिवाइन वार्निंग दी जाती है कि अगर जैसे आपने देखा होगा पैराडाइज लॉस्ट में, फॉर एडम और ईव को पैराडाइज लॉस्ट में फॉरबिडन ट्री का, नॉलेज ऑफ ट्री का जो फ्रूट था उसे खाने से मना किया गया था, बट इंस्टेड ऑफ दिस वार्निंग दे टेम्प्ट टू ईट दैट फ्रूट। तो आप समझ सकते हैं कि जब लालच, जैसे कहा भी जाता है लालच बुरी बला है, बट हम लालच करते हैं और हम अपनी डूम फॉल को लेकर आते हैं। तो वही देख रहा है, दे इग्नोर द डिवाइन वार्निंग विथ कैलेमिटियस रिजल्ट, मतलब जो विपदा है वो डिवाइनिंग वार्निंग के खिलाफ जाने के कारण वो कैलेमिटीज, वो विपदा आती है, वो क्योंकि वो मॉरल लॉ को ब्रेक करते हैं और एक नॉर्मल लिमिटेशन के परे जाने का निरर्थक प्रयास करते हैं। वेनली मीन्स क्या होता है? निरर्थक, यूजलेस। In his famous epics The Paradise Lost, Milton portrays the Satan as a character. अपने फेमस महाकाव्य पैराडाइज लॉस्ट में मिल्टन ने सैटन को, कुछ लोग, यह बड़ा डिस्प्यूटेड कैरेक्टर है कि कुछ लोग सैटन को जो है बहुत मतलब बिकॉज ऑफ ग्लोरिफिकेशन ऑफ द सैटन्स, सम क्रिटिक्स एंड some critics consider that Satan is a hero of the Paradise Lost, but this is wrong, because Satan no doubt that he glorifies in the Paradise Lost, but main hero is Adam, not the Satan. जैसे इन द रामायणा तो मेन हीरो इज राम भगवान, नॉट द रावणा। सो
सैटन एज ए करेक्टर डैट सफर फ्रॉम द हुब्रिस। तो मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट में पोर्ट्रेट किया है, चित्रित किया कि किस प्रकार जो सैटन जो करेक्टर है, सैटन नाम का करेक्टर है जो कि डेमन है, डेविल है, वो अपनी ह्यूब्रिस के कारण वो अपना डाउनफॉल लेकर आता है और पीड़ित होता है। ह्यूब्रिस मतलब वही एरोगेंटनेस, हॉटीनेस, प्राइड, ठीक। तो हिज लॉस इज ग्लोरियस पोजीशन थ्रू गिविंग इनटू द एक्सेसिव प्राइड। कह रहे हैं जो उसका जो लॉस है, हिज ग्लोरियस पोजीशन थ्रू द गिविंग इनटू हिज एक्सेसिव प्राइड। उसका लॉस जो है उसे ग्लोरियस पोजीशन, कहाँ वो एक एंजल हुआ करता था, उसे उतनी एग्जॉल्टेड पोजीशन से नीचे गिरा दिया। बिकॉज क्यों हुआ वो, क्यों अपने एग्जॉल्टेड पोजीशन से नीचे गिरा? बिकॉज ऑफ एक्सेसिव प्राइड, बहुत अधिक घमंड करने के कारण। इट वॉज हिज ह्यूब्रिस, ये उसका घमंड ही था, दैट मेड हिम ट्राई टू टेक ए कंट्रोल ओवर हेवेंस, कि वो जो है अपने को सुप्रीम समझने लगा। सुप्रीम मीन्स दैट वो अपने को गॉड से भी के पैरेलल मानने लगा। गॉड, उसका ये मानना था कि मैं गॉड जैसा ही सुप्रीम पावर वाला हूँ और मैं हेवन पर मेरा भी अधिकार होना चाहिए, और हेवन को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा। तो ये उसकी प्राइडनेस, उसकी एरोगेंटनेस को शो करता है, और यही फॉलीज, यही वाइसेस जो है उस प्रोटागोनिस्ट के, जो ट्रेजेडी के प्रोटागोनिस्ट मतलब मेन जो करेक्टर होता है, उसको डाउनफॉल लेकर आता है। Although he failed miserably, यद्यपि वो बहुत ही असफल हो जाता है, बट हिज प्राइड lasted बेटर टू, लेकिन वो क्या कहता है लास्ट में, बेटर टू रेन इन हेल देन टू सर्व इन हेवन। तो ये इसकी बूस्टनेस को दिखाता है। वो इंस्टेड ऑफ हिज मिजरीज, अपने कष्टों के बावजूद भी वो क्या कह रहा है, बेटर टू रेन इन हेल, मतलब नरक में जो है शासन करने, बेटर टू रेन इन हेल देन टू सर्व इन हेवन, यानी कि स्वर्ग में सेवा करने की अपेक्षा नरक में शासन करना ज़्यादा बेहतर है। उसके ये कहने का मतलब है कि एक स्वर्ग में जो है नौकर बन की सेवा करने की अपेक्षा हेल में जो है एक शासन करना ज़्यादा बेहतर है, हेल पे राज करना ज़्यादा बेहतर है। द रीजन ऑफ हिज डिजायर टू रिबेल द अगेंस्ट हिज क्रिएटर ओरिजिनेट्स फ्रॉम हिज रिलक्टेंस टू एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ गॉड एंड हिज सन। द रीजन ऑफ हिज, उसकी डिज़ायर का मतलब मेन कारण क्या है कि ये डिज़ायर टू रेबल अगेंस्ट, उसका जो मेन डिज़ायर क्या है कि क्रिएटर यानी गॉड के खिलाफ रेबल करना, विद्रोह करना, फ्रॉम हिज रिलक्टेंस टू एक्सेप्ट द अथॉरिटी। उसका मेन रीज़न क्या था रेबल करने का, कि वो गॉड की अथॉरिटी को स्वीकार नहीं करना चाहता था, वो अनिच्छुक था गॉड की अथॉरिटी को स्वीकार करने के लिए कि गॉड सुप्रीम है। बिकॉज ही बिलीव दैट, क्योंकि उसका ये मानना था कि एंजल्स आर सेल्फ बिगॉड एंड सेल्फ रेज। जो एंजल्स होते हैं ये किसी के द्वारा उत्पन्न किए गए नहीं होते हैं, स्व में उत्पन्न होते हैं और स्व ही बढ़ते हैं, पलते हैं, इन्हें कोई पालता है, पोसता है, बड़ा नहीं करता है। ये स्व-विकसित और मतलब पैदा होते हैं। एंड हैंस ब्रिंगिंग हिज डाउनफॉल इन बीइंग थ्रोन आउट ऑफ पैराडाइज। और यही घमंड जो है, यही प्राइड जो है उसकी डाउनफॉल को लेकर आता है, जो उसे पैराडाइज से बाहर निकलने के लिए बाध्य करता है। मतलब वो यही रीज़न बनता है उसकी पैराडाइज से बाहर निकलने का। अब नेक्स्ट टर्म है ह्यूमर, द प्रोवोकिंग लाफ्टर एंड प्रोवाइडिंग अम्यूजमेंट। ह्यूमर क्या होता है? प्रोवोकिंग लाफ्टर, यानी कि हंसाता है, एंड प्रोवाइडिंग अम्यूजमेंट, और मनोरंजन प्रदान करता है। द ह्यूमर इज ए लिटरेरी टूल, ह्यूमर एक ऐसा लिटरेरी टूल है दैट मेक द ऑडियंस लाफ, जो कि ऑडियंस को हंसाता है, और या दैट इंटेंड टू इंड्यूस अम्यूजमेंट और लाफ्टर, और जिसका मेन इरादा क्या होता है, ऑडियंस और रीडर्स को, जो भी इसको पढ़े या देखे, वो उसको मनोरंजन प्रदान करना, उसे हंसाना। Its purpose is to break the monotony, boredom and tedium. मोनोटोनी मीन्स क्या होता है? उदासी, निराशा, उदासी, बोर्डम, बोर हो जाना, एंड टीडियम मतलब थकान। तो इसका मेन उद्देश्य होता है कि जो मोनोटोनी होती है, निराशा होती है, उदासी होती है, बोर्डम होता है, थकान होती है, इन सब को क्या करना है? ब्रेक करना है, मतलब हटाना है, तोड़ना है, एंड मेक द ऑडियंस नर्व्स रिलैक्स। और जो ऑडियंस की जो वो टेंसफुल लाइफ जीते हैं, स्ट्रेसफुल लाइफ जीते हैं, उसको लाइट बनाना है, उस मतलब उनकी लाइफ की
मतलब इस मनोरंजन के द्वारा, इस ह्यूमर लिटरेरी डिवाइस के द्वारा उनके जो स्ट्रेसफुल लाइफ होती है उन्हें थोड़ा रिलैक्स प्रदान करना है, उन्हें सुकून प्रदान करना होता है, यानी कि वो लाइट, उनकी मूड को थोड़ा लाइट बनाना होता है। द राइटर यूजेस डिफरेंट टेक्निक्स, टूल्स, वर्ड्स, इवन फुल सेंटेंस। इसके लिए राइटर क्या करता है कि डिफरेंट टेक्निक, टूल्स, इवन कभी कभी शब्द, कभी कभी पूरा सेंटेंस ही यूज करता है इन ऑर्डर टू ब्रिंग टू द लाइट द न्यू एंड फनी साइड्स ऑफ लाइफ। जीवन के इस पहलू को दिखाने के लिए, इस फनी पहलू को, नई मतलब नए और फनी पहलू को दिखाने के लिए वो कभी कभी क्या है, डिफरेंट टेक्निक, टूल्स, वर्ड्स और फुल सेंटेंस का यूज़ करता है। द ह्यूमर इज़ ऑफन फाउंड लिटरेचर, थिएटर, मूवीज़ एंड एडवर्टाइजिंग। ये ह्यूमर हम अक्सर जो है लिटरेचर में, थिएटर में, मूवी में, एडवर्टाइजिंग में पाते हैं। Where the major purpose is to make the readers and the audience happy, जिसका मेन उद्देश्य होता है कि रीडर्स और ऑडियंस को खुश करना, नहीं खुश मतलब खुश रखना है, खुश, जब वो पढ़ें तो उन्हें आनंदित हो, उनका मूड हल्का हो, उनकी नर्व्स को रिलैक्स मिले, है ना, थोड़ी देर के लिए अपना दुख दर्द भूल जाएं। होमोफोन्स, अभी मैंने इसको पढ़ा दिया आपको, होमोफोन्स। अब नेक्स्ट टर्म है, नेक्स्ट मोमेंट है हंग्रियस्ट पोएट्स। Hungriest Poets was a literary movement in post-colonial Kolkata during the 1961-65 as a counter discourses to colonial Bengali poetry। ये हंग्रियस्ट आपको शायद दिख नहीं होगा, एक मिनट हम इसको इस पे कर देते हैं थोड़ा। ये नेक्स्ट मोमेंट है हंग्रियस्ट मोमेंट, हंग्रियस्ट पोएट। द हंग्रियस्ट पोएट कौन थे? द वॉज ए लिटरेरी मूवमेंट इन द पोस्ट कोलोनियल इंडियन कोलकाता ड्यूरिंग 1961 एंड 65 एज ए काउंटर डिस्कोर्सेस टू कोलोनियल बंगाली पोएट्री। दो हंग्रियस्ट पोएट थे, वे एक प्रकार का साहित्यिक आंदोलन था। कब था? इन पोस्ट कोलोनियल इंडिया, मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस के पीरियड के बाद कोलकाता में इस मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। कब? 1961-1965 पीरियड के दौरान, एज ए काउंटर डिस्कोर्सेस टू कोलोनियल बंगाली पोइट्री। बंगाली पोइट्री के काउंटर डिस्कोर्सेस के रूप में इसकी शुरुआत हुई थी। नोटेबल पोएट्स वर शक्ति चट्टोपाध्याय, ये इंपॉर्टेंट नेम है, आपको इसको याद रखना है। नोटेबल पोएट्स वर शक्ति चट्टोपाध्याय, मलय रॉय चौधरी, विनय मजूमदार, समीर रॉय चौधरी। तो ये नोटेबल राइटर, इमिनेंट राइटर कौन है? शक्ति चट्टोपाध्याय, मलय राय चौधरी, विनय मजूमदार, समीर राय चौधरी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लिटरेरी टर्म इज हाई पैलेज। What is high पैलेज? The high पैलेज is a reversal of the expected synthetic relation between the two words। जो हाई पैलेज होता है, रिवर्सल ऑर्डर ऑफ द स्ट्रक्चर होता है, यानी कि दो शब्दों के बीच में एक रिवर्सल ऑर्डर होता है, यानी कि जो एडजेक्टिव मेन ये होता है, जो रिवर्सल ऑर्डर होता है मेन एडजेक्टिव और प्रोनाउन के बीच में होता है। जैसे हर ब्यूटी फेसेस एंड हर फेसेस ब्यूटी, यानी कि देखिए आपने यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है, एडजेक्टिव उसके पहले आता है ना, नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, पहले हर फेसेस ब्यूटी, पहले क्या आ गया है, नाउन या प्रोनाउन आया है, फिर उसके बाद एडजेक्टिव आया है। तो ये जो एडजेक्टिव और नाउन प्रोनाउन के बीच में जो मतलब रिवर्सल होता है, इसी को हाई पैलेज कहते हैं। तो हाई पैलेज इज रिवर्सल ऑफ द एक्सपेक्टेड सिंथेटिक रिलेशन बिटवीन द टू वर्ड्स एज इन हर ब्यूटीज फेसेस और फॉर हर फेसेस ब्यूटी। नेक्स्ट टर्म इज हाइपरबल और ओवर स्टेटमेंट। और तो हाइपरबल तो आप सभी जानते हैं, ऑब्वियसली एग्जेजरेटेड स्टेटमेंट, 10,000 आई सा एट ए ग्लैंस। ये जो लाइन है, जो हाइपरबली या ओवर स्टेटमेंट होता है, एग्जेजरेटेड अतिशयोक्तिपूर्ण कथन होता है। जैसे कि डैफोडिल से एग्जांपल लिया गया है, वर्ड्सवर्थ की जो फेमस पोएम है 10,000 सा आई एट ए ग्लैंस, मतलब मैंने एक ही बार में 10,000 डैफोडिल्स देख लिया। ऐसा कभी पॉसिबल है कि आप एक दृष्टि में ही, एक ही उसमें आप जो है 10,000 देख लें?
Next literary term is hypophora. What is hypophora? Hypophora is a figure of speech in which, जिसमें कि द राइटर रेजेज ए क्वेश्चन. हाइपोफोरा एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है, ऐसा लिटरेरी टर्म है जिसमें जो है राइटर जो है क्वेश्चन पुट अप करता है, क्वेश्चन पूछता है आपसे, एंड देन इमीडिएटली प्रोवाइड्स एन आंसर टू दैट क्वेश्चन. और क्वेश्चन पूछता है तुरंत इमीडिएटली वो उस क्वेश्चन का आंसर भी प्रोवाइड कर देता है. कॉमनली एक क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द फर्स्ट पैराग्राफ. ये सामान्यतः जो क्वेश्चन होता है पहले पैराग्राफ में पूछा जाता है. देन द पैराग्राफ इज यूज टू आंसर द क्वेश्चन. उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में इसका उस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन पूछा गया राइटर से फर्स्ट पैराग्राफ में, इसका इमीडिएट आंसर उसी क्वेश्चन का मतलब प्रोवाइड करता है राइटर. इट इज़ आल्सो नोन एज ए एंटीपोफोरा और एंथीपोफोरा. और इसी का जस्ट अपोजिट एंटीपोफोरा एंथीपोफोरा होता है. इसे यानी कि इसी को एंटीपोफोरा और एंथीपोफोरा भी कहते हैं. यानी कि हाइपोफोरा को एक दूसरा नाम है, उसको एंटीपोफोरा या एंथीपोफोरा भी कहा जाता है. तो बेसिक डिफरेंस. अब देखिए इसी हाइपोफोरा की तरह ही आप सोचेंगे एक लिटरेरी टर्म और होता है जिसे हम रिटोरिकल क्वेश्चन कहते हैं. तो व्हाट इज बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन रिटोरिकल क्वेश्चन एंड द हाइपोफोरा? द बेसिक डिफरेंसेस अब यहाँ नेक्स्ट लाइन में यही बताया गया है. द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन द हाइपोफोरा एंड द रिटोरिकल क्वेश्चन इज दैट दो बेसिक डिफरेंसेस है हाइपोफोरा और रिटोरिकल क्वेश्चन के बीच, क्योंकि दोनों में ही क्वेश्चन राइटर पुट अप करता है. तो अंतर यही है कि दैट इन द रिटोरिकल क्वेश्चन द आंसर इज नॉट प्रोवाइडेड बाय द राइटर. रिटोरिकल क्वेश्चन में जो रिटोरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, पुट अप किया जाता है राइटर की तरफ, उसमें और एनाफोरा में अंतर, हाइपोफोरा में अंतर ये है कि रिटोरिकल क्वेश्चन में क्वेश्चन राइटर तो पूछता है लेकिन उस क्वेश्चन का आंसर राइटर के द्वारा नहीं प्रदान किया जाता. सिंस इट डज नॉट रिक्वायर एन आंसर, इसलिए इसके आंसर की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ती. सच एज फॉर इफ़ वी लॉस द एबिलिटी टू परसीव आवर फॉल्ट व्हाट इज़ द गुड ऑफ लिविंग ऑन. इसमें मार्कस ऑरेलियस से लिया गया है कि फॉर इफ़ वी लॉस द एबिलिटी टू परसीव आवर फॉल्ट, यदि हम अपनी गलतियों को स्वीकार करने का, रिसीव करने की एबिलिटी खो देते हैं तो व्हाट इज़ गुड ऑफ लिविंग ऑन, तो इसका लिविंग ऑन होने का क्या अच्छाई है. तो ये जो यहाँ मार्सेलस से और लियस, आप एग्जांपल वहाँ से भी ले सकते हैं, जैसे जो जॉन किट्स की फेमस पोएम है, क्या कहते हैं, ओ विंटर कैन बी स्प्रिंग फॉर बिहाइंड, इफ विंटर कम्स कैन बी स्प्रिंग फॉर बिहाइंड. तो ये एग्जाम्पल है. हाउएवर इन द हाइपोफोरा द राइटर फर्स्ट पोजेज ए क्वेश्चन. हाइपोफोरा में जो है राइटर पहले क्या करता है, क्वेश्चन पूछता है एंड देन आंसर दैट क्वेश्चन इमीडिएटली सच एज इन दिस एग्जाम्पल. और हाइपोफोरा में क्वेश्चन तो पूछता ही है लेकिन इमीडिएटली उस क्वेश्चन का आंसर भी प्रोवाइड कर देता है. लेकिन रिटोरिकल क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता. रिटोरिकल क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता, उसमें इमीडिएट आंसर नहीं प्रोवाइड किया जाता. उसमें जो है राइटर आंसर नहीं प्रोवाइड करता है, केवल क्वेश्चन ही पूछता है, उस क्वेश्चन का आंसर नहीं बताता. लेकिन इसमें जो है क्वेश्चन भी पूछता है और उसका इमीडिएट आंसर भी उस क्वेश्चन का देता है. जैसे एग्जांपल दिया गया है हाइपोफोरा का, व्हाट शुड यंग पीपल डू विद देयर लाइफ्स टुडे. Many things obviously, but the most daring thing is to create stable communities in which the terrible disease of loneliness can be cured. What should young people do with their lives today? आजकल यंग लोगों को अपनी लाइफ के साथ क्या करना चाहिए. मैनी थिंग ऑब्वियसली, बहुत सी चीज़ें करनी चाहिए स्पेशली, बट द मोस्ट डेयरिंग थिंग, लेकिन सबसे अधिक डेयरिंग थिंग क्या है, टू क्रिएट ए स्टेबल कम्युनिटी, के स्टेबल कम्युनिटी को स्थापित करना इन विच, जिसमें कि द टेबल डिजीज ऑफ लोनलीनेस, जो लोनलीनेस नाम की जो डिजीज़ है इसको क्योर किया जा सके, इसका उपचार किया जा सके. आजकल लोग देख ले रहे हैं कि साइकोलॉजिकली इतने टेंसफुल स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं कि जो है उन्हें एक मतलब समाज में रहते हुए एक लोनलीनेस फील करते हैं, अपने को अलग थलग महसूस करते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रेसफुल लाइफ. सो
वही कह रहा है कि मेन एक ऐसे कम्युनिटी को स्टेबल करना, एक ऐसे समाज को, समुदाय को क्रिएट करना जिसमें कि जो टेरिबल हॉरिबल लोनलीनेस नाम की जो डिजीज़ है इसको क्योर किया जा सके। तो इसमें जो है ये किसका एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल है हाइपोफोरा का। यानी हाइपोफोरा में क्वेश्चन पूछा भी, राइटर पूछता भी है और उसका आंसर भी प्रोवाइड करता है, बट जो हाइपोफोरा के दूसरा नाम क्या है, एंटीपोफोरा या एंथिपोफोरा, दोनों एक ही हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। और लेकिन रेटोरिकल डिवाइस में केवल क्वेश्चन राइटर पूछता है, उसका आंसर प्रोवाइड नहीं करता है। नेक्स्ट टर्म इज हाइपोटैक्सिस। हाइपोटैक्सिस इज ए सबऑर्डिनेशन ऑफ वन क्लॉज टू अनदर। हाइपोटैक्सिस जो है एक क्लॉज का सबऑर्डिनेट, आपने पढ़ा होगा क्लॉज में एक मेन प्रिंसिपल क्लॉज होती है, एक कोऑर्डिनेटिव क्लॉज होती है। तो कोऑर्डिनेटिव और प्रिंसिपल क्लॉज मिलके क्या बन जाता है, वो बन जाता है आपका कंपाउंड सेंटेंस। अब और एक होता है मेन प्रिंसिपल क्लॉज, और जो है जो नेक्स्ट होता है जो उस पर डिपेंडेंट होता है, उस डिपेंडेंट क्लॉज को क्या कहते हैं, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। तो हाइपोटैक्सिस इज सबऑर्डिनेशन ऑफ वन क्लॉज टू अनदर। हाइपोटैक्सिस जो है एक क्लॉज का सबऑर्डिनेट होता है, यानी कि उस पर डिपेंडेंट होता है। व्हेन द क्लॉज आर कोऑर्डिनेटेड और सबऑर्डिनेटेड टू वन अनदर विद इन द सेंटेंस। जब किसी वाक्य में क्लॉज जो है, जो छोटे छोटे वाक्य होते हैं, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट सबऑर्डिनेट होते हैं, यानी कि डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट होते हैं। जब एक क्लॉज दूसरे क्लॉज पर डिपेंड हो तो क्या हो जाएगा, वो सबऑर्डिनेटिव क्लॉज हो जाएगा, यानी कि जिसको हम कॉम्प्लेक्स क्लॉज, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। और जब वो कोऑर्डिनेट होगा, एक मेन प्रिंसिपल क्लॉज होगा, एक कोऑर्डिनेटिव क्लॉज होगा, तो उसको क्या कहेंगे, कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे। तो वही कह रहा है, व्हेन द क्लॉज आर कोऑर्डिनेटेड और सबऑर्डिनेटेड टू वन अनदर विद इन सेंटेंस। जब एक वाक्य के अंदर कोई क्लॉज कोऑर्डिनेट हो या सबऑर्डिनेट हो तो उसे हम क्या कहेंगे, हाइपोटैक्सिस कहेंगे। द हाइपोटैक्सिस इज डिफाइंड एज ए ग्रामेटिकल अरेंजमेंट ऑफ द कंस्ट्रक्ट। यानी कि हाइपोटैक्सिस जो होती है वाक्य की संरचना का एक ग्रामेटिकल अरेंजमेंट होती है, दैट वर्क इन द सेम वे, उसी प्रकार से काम करती है, बट दे प्ले अनइक्वल रोल इन ए सेंटेंस, लेकिन जो सेंटेंस में अनइक्वल रोल की भूमिका निभाती है। इट हैज़ इन डिफाइनिंग द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दैट क्लॉज। ये जो है उस सेंटेंस की, उस वाक्य के एग्जैक्ट मीनिंग बताने में मदद करती है। द एग्जाम्पल इज गिवन इन दिस लाइन। एग्जाम्पल यहाँ नीचे लाइन में दिया गया है, वेयर द सेकेंड लाइन मॉडिफाइज द फ्रेज क्लॉड ऑफ द क्ले। जिसमें जो सेकेंड लाइन है, द ट्रॉडन विद द कैटल फीट, ये जो है क्लॉड ऑफ द क्ले वर्ड की क्लॉज की को डिफाइन कर रहा है। जैसे सो सैंग ए लिटिल क्लॉड ऑफ क्ले ट्रॉडन विद द कैटल्स फीट। ये लाइन ली गई है द क्लॉड एंड द पेबल्स बाय विलियम ब्लैक की पोएम से ली गई है। यानी कि जैसे आपने देखा है कि जो मिक्स सेंटेंस होते हैं, क्लॉजेज होते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे नाउन या प्रोनाउन को या तो डिफाइन करेंगे तो नाउन क्लॉज बन जाएगा, या तो वर्ब को क्वालिफाई करेंगे तो एडवर्बियल क्लॉज बन जाएगा। तो ऐसे ही इसी को हम हाइपोटैक्सिस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टर्म इज इल्यूजन। इल्यूजन इज ए फॉल्स आइडिया और बिलीफ। इल्यूजन क्या होता है, एक फॉल्स आइडिया और बिलीफ होता है। इल्यूजन इन आप जिसको कहते हैं भ्रम हो जाना, तो ये फॉल्स ही आइडिया होगा ना। आप किसी चीज़ जैसे अंधेरे में सांप, रस्सी को सांप समझ लेना, तो क्या है ये, मतलब एक फॉल्स नोशन होता है। इल्यूजन इज एन इंस्टेंस ऑफ रॉन्ग और मिस इंटरप्रिटेटेड परसेप्शन ऑफ ए सेंसरी एक्सपीरियंस। ये जो है हमारी सेंसरी, हमारी इंद्रिय गोचर अनुभवों का क्या है, मिस इंटरप्रिटेटेड, यानी कि एक गलत व्याख्या की गई होती है। गलत व्याख्या मतलब उसको गलत समझकर गलत व्याख्या की जाती है, एक भ्रम क्रिएट किया जाता है, तो उसी को इल्यूजन कहते हैं। इमेज या इमेजरी। नेक्स्ट टर्म इज इमेज या इमेजरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, अक्सर पूछा जाता है। द ब्रॉडली